हेलो डियर स्टूडेंट, पूर्वांचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम संज्ञा पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए आज 10 मिनट में संज्ञा पूरा ख़त्म कर देंगे। देखिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसा लगा आपको। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ नाउन तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा होता है, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और भाववाचक। 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। अब इन 5 प्रकार मतलब इसमें व्यक्तिवाचक में कौन कौन से आते हैं, चलिए डिफाइन करके इनको पढ़ा जाए। ये मुख्यतः संज्ञा कितने होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखा जाए। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति से पता चल रहा है कि व्यक्ति का, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष का जो नाम जहाँ पर रहेगा वहाँ क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। जैसे राम, श्याम, काशी, लखनऊ। किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान या देखिए जिस शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति मतलब किसी एक ही व्यक्ति का बोध हो, समूह का नहीं, भाव का नहीं, जाति का नहीं, तो वहाँ क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। देखिए, जिस शब्द में किसी एक ही व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे काशी, गंगा, यमुना, लखनऊ, आगरा, राम आदि। मतलब जिसमें आपको किसी एक ही नाम का बोध हो वो क्या होता है? तो किसी देश का नाम हो गया, राज्य का नाम हो गया, इन सब का नाम क्या हो जाएगा? तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। आगे देखिए, चलिए और दूसरा पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में देखिए कौन कौन से आएंगे? जिस शब्द अथवा नाम से वस्तु अथवा देखिए जिस शब्द अथवा नाम से वस्तु अथवा व्यक्ति की समस्त जाति मतलब समस्त जाति का ही बोध होने लगे, जिस संज्ञा में उसे क्या कहते हैं? हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदियाँ, अब नदियाँ आ गई तो नदियाँ में बहुत सी नदियाँ, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई और क्या कहते हैं नर्मदा, नील, अमेजन, ये सब नदियाँ अब नदियों के अंतर्गत आ जा रही हैं। तो इसीलिए समूह हो गया, मतलब जाति हो गया ना इनका, कि ये नदियों की जाति है। अब नदियाँ में कौन सी नदियाँ अभी पूछेंगे नदियाँ, तो नदियों में नाम लेना पड़ेगा कि कौन सी नदी है। तो कौन सी? देखिए नदियों में क्या हो जाएगा? गंगा। अब गंगा अगर विशेषता नाम ले लिए तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और अगर हम खाली बस नदी बोल दिए तो क्या हो जाएगा? तो जातिवाचक है। संपूर्ण नदी का उसमें संपूर्ण नदी की जाति का बोध हो गया तो क्या होगा? जातिवाचक। और पर्वत में देखिए, अब पर्वत हो गया, हम अगर पर्वत बोलेंगे तो पता थोड़ी चलेगा कि हम कौन सा पर्वत बोल रहे हैं। जैसे एंडीज हो गया पर्वत, हिमालय पर्वत और एकांकागुआ, ये सब किलिमंजारो, ये सब क्या हो गया? विशेषता नाम हो गया। अगर हम नाम बोल रहे हैं तो व्यक्तिवाचक चला जा रहा है, और हम पर्वत खाली बोल रहे हैं तो उनके जाति का बोध हो रहा है। अब देश बोल दिए, हम अगर ये बोल दें कि देश, हम देश से हैं, अब किस देश से हैं ये तो नहीं पता चल रहा है ना। तो देश का अगर हम नाम ले लेंगे तो हो गया व्यक्तिवाचक, और खाली हम देश बोल दिए तो हो जाएगा जातिवाचक। तो देखिए व्यक्तिवाचक समझ में आया और जातिवाचक। अब अगला देखिए, चलिए समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक से तो इतना तो पता ही चल रहा होगा कि समूह में क्या होता है। देखिए मतलब समूह किसे कहते हैं? समूह एक लोग का समूह तो होगा नहीं। अगर कोई एक व्यक्ति या विशेष कोई मतलब है तो समूह हम उसको बोल ही नहीं सकते। जैसे देखिए समूह क्या होता है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा समूह का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। देखिए जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा समूह का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? तो समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? सभा, भीड़, दल, मेला आदि। सभा होती है तो एक लोग की होती नहीं है, और मेला तो कभी भी एक लोग की नहीं होगी। और देखिए आर्मी, सेना भी बोल दे तो सेना में भी एक लोग थोड़ी होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, तो सेना का निर्माण होता है। तो ऐसे ही देखिए जहाँ पर भीड़, जमा, सभा, ये सब इकट्ठा मतलब ज़्यादा, जहाँ पर ज़्यादा मतलब समूह का बोध होने लगे, ज़्यादा वस्तुओं का बोध होने लगे, वहाँ क्या होता है? तो समूहवाचक संज्ञा होता है। चलिए आगे देखा जाए। अब तक द्रव्यवाचक देखा जाए थोड़ा। द्रव्यवाचक से क्या पता चल रहा है आपको? कि जिस शब्द से नाप तोल का बोध हो, मतलब नाप तोल वाली वस्तुएं जो होती हैं, जैसे देखिए दूध, घी, शहद, पानी आदि, ये सब क्या है? नाप तोल वाली वस्तुएं हैं। जैसे देखिए
जिस शब्द से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब द्रव्यवाचक में देखिए इसमें कौन कौन सा, दूध, घी, शहद, पानी, ये सब क्या हो जाएगा? तो और भी हैं, ये सब क्या हो जाते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे, जिसे हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, बता सके कि कितना केजी है, कितना लीटर है, ये सब क्या होगा? तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। चलिए अब भाववाचक संज्ञा देखिए। भाव से क्या पता चल रहा है? भाव से यह होता है कि मतलब भाव जिसमें जिस शब्द से उत्पन्न हो वो क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे देखिए, जिस शब्द से व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष, किसी का गुण पता चल रहा है किसी शब्द से, या फिर दोष पता चल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। देखिए कौन कौन से, जैसे देखिए, जिस शब्द से व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मिठास, बच्चा से क्या हो जाएगा? देखिए बच्चा से क्या हो जाएगा? बचपन हो जाएगा। मीठा से मिठास हो जाएगा। कड़वा से कड़वाहट हो जाएगा। मतलब आपको भाववाचक संज्ञा हमेशा प्रत्यय लगा ही मिलेगा। भाववाचक संज्ञा को पहचानना सबसे बढ़िया तरीका है कि उसमें प्रत्यय लगा रहेगा, और प्रत्यय से हम पहचानेंगे कि भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखा जाए। अब भाववाचक संज्ञा को हम बता रहे हैं, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से बनता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जो है 6 प्रकार से बनता है। और वो किस किस से बनता है? खाली इन 6 प्रकार से बस भाववाचक संज्ञा बनता है। देखिएगा किस किस से बनता है। तो पहला व्यक्तिवाचक से। व्यक्तिवाचक से क्या बनता है? व्यक्तिवाचक से बनेगा संज्ञा, मतलब भाववाचक संज्ञा जो है किससे बनेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा से बन सकता है, और जातिवाचक संज्ञा से भी बन सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी मतलब बना सकते हैं, मतलब वो शब्द लिख के उसमें प्रत्यय जोड़ के, अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई लिख लें और उसको उसमें प्रत्यय जोड़े तो क्या बनेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक बन जाएगा। और आगे देखिए जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक कोई एक शब्द हम लिख लेंगे और उसमें अगर प्रत्यय जुड़ा तो वो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मतलब कि हम जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। और आगे देखिए सर्वनाम। सर्वनाम से भी होता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। और क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। और यहाँ देखिए विशेषण से भी होता है, विशेषण से भी बनता है भाववाचक संज्ञा। और आगे देखिए अव्यय होता है ना, अव्यय, एक विकारी और एक अविकारी। तो अविकारी को क्या बोलते हैं? अव्यय भी बोलते हैं। तो देखिए अव्यय से भी बनता है भाववाचक संज्ञा। मतलब भाववाचक संज्ञा बनाने के मतलब छह वस्तु है। देखिए कौन कौन से? छह वो है, 6 शब्द हैं जिनसे हम क्या मतलब बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा। किससे? व्यक्तिवाचक से, और जातिवाचक से, सर्वनाम से, और क्रिया से, विशेषण से, और अव्यय से। इन सब से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देख लिया जाए। देखिए संज्ञा बताया स्टार्ट में, एक बार फिर से देख लीजिए कितने प्रकार का होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया जाएगा तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक में पूरी जाति का है जिसमें बोध होने लगे उसमें जातिवाचक संज्ञा होता है। और समूहवाचक में जिसमें पूरे समूह, भीड़, दल आदि का बोध हो उसको क्या कहते हैं? तो समूहवाचक कहते हैं। और द्रव्यवाचक जिसमें नाप तोल की वस्तुएं आती हो वो क्या होता है? द्रव्यवाचक होता है। और भाववाचक जिससे व्यक्ति के गुण, धर्म, दोष आदि का पता चले वो क्या होता है? तो भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो चलिए आज क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।